प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इस बार जो हमारा चैप्टर है वो पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। वहां पर हमें पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है और जो जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल के वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आपका बेटा जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ना वो सारे आपके हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। मतलब इसमें तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई पहले के टाइम में सबसे पहले एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर क्या क्या चेंजेज हुआ, क्या क्या तरीके वहां पे निकाले गए, क्यों इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जब इनको अरेंज किया गया तो क्या क्या मेथड्स उन्होंने अप्लाई किए, किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, 18th बेटा सेंचुरी में कैसे किया, 19th सेंचुरी में कैसे किया, और आज हमने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे कर रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। थ्योरी का चैप्टर है पूरा आपका। ओके, तो आप लोग बेटा यहाँ से देखिए, अब अपनी बुक से तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, प्लस मैंने जो नोट्स उठाए इसमें सारा आपका एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी आ जाएगा, तो मैं आपको इन्हीं में से करवाऊंगी चैप्टर पूरा। तो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से आते हैं। This chapter gives an insight to the contribution made by different scientists to arrange the known elements in a manner which could be smooth and informative, and the element's property could justify its position. बेटा इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, कोई भी एलिमेंट है तो हमें उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो बड़ा मुश्किल हो गया कैसे पढ़े इनकी प्रॉपर्टीज को, तो हमने ना एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और ग्रुप ऑफ एलिमेंट से फिर हमने ये पता किया कि इसकी प्रॉपर्टी और किन एलिमेंट के साथ मैच कर रही है, ताकि हम उन सबको एक साथ ही रख सके, उनकी पोजीशन को हम प्रॉपर जस्टिफाई कर सके कि हमने जिस एलिमेंट को जिस पोजीशन पे रखा है ना वो बेटा उस पोजीशन को जस्टिफाई भी कर रहा है या नहीं, हमने क्या लॉजिक अप्लाई करके उस एलिमेंट को वहां पे रखा है, ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। Thus, what we see in the form of modern periodic table today follow a logical sequence of electronic configuration. अब बेटा जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अब ये टॉपिक मुझे आपको सिखाने के लिए क्वांटम नंबर सिखाना पड़ेगा। क्वांटम नंबर के बाद फिर आपको मैं ये सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो बेटा ये सब टॉपिक फिर हम बोर्ड पे ही करेंगे, नोट्स में नहीं होगा ऐसे। तो आज का टॉपिक जो सिर्फ है ना वो थ्योरी का टॉपिक है, उसे हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, कि बेटा क्या क्या ट्रेंड्स है, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, व्हाई देयर इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा पहले तो एलिमेंट बहुत ही कम थे तो उन्हें बिना क्लासिफाई किए भी काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एलिमेंट जो थे उन एलिमेंट्स की बेटा नंबर बढ़ते चले गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा बेटा उनकी स्टडी करना मुश्किल होता चला गया। तो फिर हमें वहां पे नीड जरूरत महसूस हुई कि भी अब इन एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा ताकि हम इनको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके। तो ये कह रहा है विद द एडवेंट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री हैड कम ए लॉन्ग वे ऑफ डेवलपमेंट। Till date, a large number of elements had been discovered, which is quite remarkable, from 31 elements in 1800 century to 118 till date. बेटा जो मैंने अलग से सर्कल कर रखा है, आपको पता है प्रेजेंट में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, और फ्यूचर में आपके और भी एलिमेंट आएंगे। लेकिन ये बात कर रहा है 18th सेंचुरी से, जिस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। तो अभी 31 एलिमेंट्स की स्टडी तो हम 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे कोई नीड नहीं थी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, लेकिन आज के टाइम में नीड है। अब आगे ये कह रहा है आउट ऑफ दीज, बेटा जो टोटल आपके 118 एलिमेंट है इनमें से जो आपके 92 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। ये बेटा डाटा आप लोगों को याद करना है। टोटल 118 एलिमेंट में से नेचुरल एलिमेंट कितने हैं आपके, 92 है। ओके, एंड रेस्ट आर आर्टिफिशियल। बाकी जो आपके बचे वो सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, लैब में बनाए गए हैं। आगे ये कह रहे हैं व्हाइल एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर स्टिल गोइंग। और बेटा अब भी ऐसा नहीं है, और फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो अब भी कंटिन्यू जो साइंटिस्ट है वो इस काम में लगे हुए हैं, एफर्ट्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो फ्यूचर में और भी एलिमेंट आपके यहाँ पे डिस्कवर होंगे। फिर ये कह रहा है इट बिकम ए डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रिसाइजली। तो बेटा हर एक एलिमेंट की हर एक प्रॉपर्टीज को पढ़ना
एक्यूरेटली पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसीलिए, और उनके कंपाउंड भी होते हैं, फिर आपको पता है हर एक एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करता है। तो इन सब की स्टडी करने के लिए हमें एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू सिस्टमेटाइज एंड अरेंज इन ए मैनर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो बेटा फिर हमें एक प्रॉपर सिस्टम से कुछ ऐसा चैनल इनका बनाना था कि हम प्रॉपर तरीके से इन एलिमेंट को वहां पे अरेंज कर सके। एक ऐसे मैनर में हमें इनको रखना था कि भाई इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती है, तो इनको हमने ए ग्रुप में रखा। मतलब ये समझो बेटा, अगर किसी क्लास में 5 बच्चे हैं तो हम 5 बच्चों पर अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, और अगर 50 स्टूडेंट की क्लास जो है उसको आपको अरेंज करना है, तो हम बेटा क्लास में क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। ये हमारे टॉप 10 बच्चों का ग्रुप है, इनको हम एक जैसा काम देंगे। फिर ये नेक्स्ट हमारे 10 स्टूडेंट है, इनको ऐसा काम देंगे। बेटा ये हमारे 20 स्टूडेंट है, वो बीच के हैं, एवरेज स्टूडेंट है। और जो लास्ट के 10 है ये बिल्कुल ही पुअर है, इनको इस तरीके का काम देना है। तो हमने बेटा क्लास के 50 बच्चों को क्या किया, अलग तरीके से अरेंज कर लिया। ठीक है, फिर उन पे स्टडी करना आसान हो गया। बेटा एक तो मैं एक एक पे स्टडी करती, अब मैं एक साथ 10 बच्चों के ग्रुप पे काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए काम करना भी आसान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नीड पड़ी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, कि भाई पहले ये देख लें कि भाई किस किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है, ताकि हम उसके हिसाब से फिर वहां पे काम कर सके। ओके, तो इसीलिए बेटा हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे नीड क्यों थी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की। ओके, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है जो पीरियोडिक टेबल विच वी सी टुडे, बेटा आप लोगों ने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, आपको शायद कुछ एक एलिमेंट्स याद भी होंगे उसमें। फेयर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये सब बेटा हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। इस बार के जो पीरियोडिक टेबल है, हमने इसमें एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप और पीरियड्स के अंदर, which have been possible only due to systematizing the observations and experiments by the scientist. Here we shall study some of the important contribution. अब बेटा ये सब सिर्फ पढ़ने की बातें थी। अब मेन टॉपिक हमारा अब शुरू होगा। जो सबसे पुराना हमारा कंसेप्ट है एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, जो पहला लॉ हमारा आया था, दैट इज द डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। दैट इज द डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, तो बेटा डोबर्नियर लॉ की क्या स्टेटमेंट है वो आप लोग देखिए। तो जो डोबर्नियर आपका था, दैट वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। डोबर्नियर वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। इसका पूरा नाम था जॉन डोबर्नियर। इन अर्ली 1800 सेंचुरी वाज द फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसने सबसे पहले आइडिया दिया था बेटा एलिमेंट को क्लासिफाई करने का उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। By 1829, he gave his law of triads, in which a group of 3 elements possessing similar characteristics. बेटा अब डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, इसका मतलब समझो आप, ट्राई से होगा 3 और एड से होगा एलिमेंट। तो ट्राइड का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो ये कह रहा है इट इज ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट possess सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसके 3 एलिमेंट का ग्रुप है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। फिर इसने कहा बेटा जो इसका बेसिक था वो एटॉमिक मास था, और फिर इसने कहा जो एटॉमिक मास है सेंट्रल एलिमेंट का was the arithmetic mean of the atomic mass of other 2 elements. अब इसको समझिए आप क्या कह रहा है, ये टोटल आपके पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है। तो जो आपका पहला और थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन आया ना, वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आपकी मिडिल एलिमेंट की है वो भी आपकी क्या है, इन बिटवीन दोज ऑफ अदर 2 मेंबर्स। ठीक है, तो अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद सेकंड पेज अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ये बेटा आपको जो याद करने की बात है वो क्या है, देखिए तो बस आपको यहाँ पर ये याद करने हैं, जो बेटा पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ना ये एरो से, बस आपको ये 3 ट्राइड का ग्रुप याद करना है। देखिए फर्स्ट ट्राइड का ग्रुप क्या है, Li से लिथियम, Na से सोडियम और K से पोटाशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम।
सेकंड ट्राइड क्या है बेटा, ये आप सभी लर्न करेंगे, बस आपको डोबर्नियर लॉ से इतनी ही बात याद करनी है, आपको फर्स्ट पेज में कुछ याद नहीं करना, ठीक है। बस आपको सेकंड पेज में ये याद करना है, जो ट्राइड है टोटल 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप था लिथियम सोडियम पोटाशियम का, सेकंड ग्रुप है कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और थर्ड ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। अब आप समझे इसने क्या कहा, इसने कहा प्रॉपर्टीज मैच करती है लिथियम की, सोडियम की और पोटाशियम की, और इसने बेसिक क्या बनाया अपनी प्रॉपर्टीज मैच करने का, तो इसने ये कहा बेटे सबका इसने एटॉमिक मास लिखा, और ये आपको पता है हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास तो कांस्टेंट होता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा आपको पता है 23, और पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 39, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 और सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। तो आप लोग बेटा अब क्या करें, अर्थमेटिक मीन निकालें, 7 + 39, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो उसके एटॉमिक मास जोड़ो आप, तो 7 + 39 कितना होगा 45 होगा, सॉरी 46, कितना होगा 46, और 46 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 23। तो शायद आप लोग समझ गए डोबर्नियर लॉ क्या कह रहा है, आपको ये बात समझ में आई? प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। बेटा आपको ये बात समझ में आई? ओके। अच्छा अब आप यही कंसेप्ट सेकंड ट्राइड में लगा के देखें, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है, बेरियम का 137 है। तो अब बेटा खुद करके देखो, यहाँ पे कैल्शियम का 40 है, इसमें बेरियम का और जोड़ दो 137, तो 137 + 40 कितना हो गया 177 हो गया भाई, 40 + 137 कितना हो गया 177, और 177 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 87 88 के आसपास आएगा, तो सेम आया ना इसका भी एटॉमिक मास। ऐसे थर्ड ट्राइड का आप देख लो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ भी आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालो, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल से आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। तो आपको बस बेटा यहाँ पे इतना याद करना है, ये तीनों ट्राइड के ग्रुप, कि उसमें ट्राइड में कौन कौन से ग्रुप लिए थे और उसने कौन कौन से एलिमेंट लिए इस ग्रुप में, और आपको एग्जाम्पल में एटॉमिक मास इनके याद करने पड़ेंगे, कम से कम एक के तो आपको याद हो, ताकि एग्जाम में आए तो आप प्रूफ भी कर सको। बेटा फिलहाल तुम्हें जरूरत यहाँ पे याद करने की नहीं है, अगर एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि कौन सा एलिमेंट है जो ट्राइड से मैच नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो बस आपको याद करना है, फर्स्ट ट्राइड में 3 एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटाशियम, सेकंड ट्राइड में है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और थर्ड ट्राइड में आपका है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। पर बेटा इसने आप ये देखो ना, सिर्फ 9 ही तो एलिमेंट की बात की, ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, जो इसने लॉजिक ये लगाया ना, ये इसके बाकी एलिमेंट में फॉलो नहीं हुआ। तो जो इसने कंसेप्ट दिया वो बेटा कुछ ही एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, इसमें कमियां बहुत सारी रह गई थी, क्योंकि इसका जो ये लॉजिक था वो हर एक एलिमेंट में सही अप्लाई नहीं हो रहा था। तो बेटा इसीलिए लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ इसकी रही। तो इसकी ड्रॉबैक क्या रही, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट द कंसेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द नोन एलिमेंट्स। जितने भी बेटा उस टाइम पे एलिमेंट थे 18th सेंचुरी के अंदर, उन सभी पे ये अप्लाई नहीं हो पाया, इट अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, फर्स्ट टॉपिक कर लेंगे इसको आप, इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। अभी अगर इसमें लिमिटेशंस रहेगी है इस टॉपिक की, तो फिर कोई नया थ्योरी भी आएगी आगे, ओके। तो नई थ्योरी में क्या है बेटा, ये जतिन डागर नाम से कौन बच्चा है, क्योंकि मेरी क्लास में तो कोई है नहीं जतिन। वन मिनट, अभी तो था बच्चा, चलिए देखिए बेटा सेकंड लॉ आपका है टेल्यूरिक हेलिक्स।
अब तक बता दूं मैं आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है, एनटीएससी से भी क्वेश्चन नहीं आता, पर कई बार बेटा माइनर टेस्ट में छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो बस आप ये कर सकते हो, टेल्यूरिक हेलिक्स जो है ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की किसने दी थी? कैनकोटियस ने दी थी। किसने दी थी? कैनकोटियस ने दी थी। ओके, 1862 में। और इसने एलिमेंट को अरेंज करने का क्या लॉजिक अपनाया, इसने क्या मेथड लिया? तो इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑन ए सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बस बेटा आप यहां से इतनी सी बात ही लर्न करेंगे कि इसने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और इसने एक सिलिंड्रिकल टेबल का यूज किया एलिमेंट को अरेंज करने में। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो वो इतने में से ही आपका आ जाएगा बेटा, अदरवाइज आज तक इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना आपके एनटीएससी में आता, ना कभी नीट में आता, किसी टेस्ट में नहीं आता। तो ये सफिशिएंट होगी एक लाइन बस कि कैनकोटियस ने ये ला दिया और इसने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया एक सिलिंड्रिकल टेबल। अब आगे ये कह रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ जो आपका है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आपको बेटा ऑक्टेव का मीनिंग पता है 8। ऑक्टेव क्या होता है? 8 होता है। तो जो न्यूलैंड लॉ है ये किसने दिया था? एन इंग्लिश केमिस्ट, और उस इंग्लिश केमिस्ट का नाम क्या था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने ही ये लॉ दिया था। ठीक है बेटा, ये जतिन नाम से कौन बच्चा है बताएंगे? जतिन बेटा? मैं मुस्कान। मुस्कान, ओके बेटा, ठीक है ठीक है। तो भैया अब आप लोग देखिए, तो ये लॉ किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। कब? 1865 में। और इसने क्या बेसिक उठाया, इसने किस कंसेप्ट पे बेटा यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज किया, वो आपको देखना है। तो ये कह रहे हैं इसने बेटा अरेंज किया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब तक हमने 3 लॉ पढ़ लिए, डोबर्नियर लॉ पढ़ा, टेल्यूरिक हेलिक्स पढ़ लिया और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया। इन सभी लॉ में ही अरेंजमेंट हो रहा है एटॉमिक मास के बेस से। ठीक है, तो अब इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं वो आप समझे। इसने बेटा ये नोटिस किया, आप सबको बेटा पता जो म्यूजिक नोट्स होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, बेटा फिर आप देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, दोबारा आपका सा 8th नंबर पे आ रहा है, आप लोग खुद देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर दोबारा रे आ जाता है। तो पहले नंबर पे सा था, फिर आपका 8th नंबर पे भी क्या आया? सा आया। तो जो आपका पहला नोट आपकी थी म्यूजिक की, वही आपकी 8th नोट भी आई म्यूजिक की। ठीक है, तो इसने इस म्यूजिक नोट्स के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया। इसने बेटा ग्रुप बनाए एलिमेंट्स के और इसने ये कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी। जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? लाइक एज द नोट्स इन द म्यूजिक। बेटा शो मी योर थंब इंप्रेशन। आपको ये बात समझ में आई न्यूलैंड ने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा उसके 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी, लाइक एज द नोट्स ऑन द म्यूजिकल स्केल। ठीक है, तो अब बेटा आप इसको पढ़ लें। He noticed that the every 8th element of the series has properties similar to that of the first element. जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी आपकी 8th एलिमेंट की भी होगी। एंड द एवरी नोट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। जैसे बेटा म्यूजिक में होता है जो आपकी फर्स्ट नोट है वो किससे मैच करती है? 8th नोट से मैच करती है। सेम ऐसे ही जो आपका पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी भी 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी। मतलब बीच में यहाँ पे कितने एलिमेंट का डिफरेंस है? देयर इज डिफरेंस ऑफ 7 एलिमेंट्स। ओके, तो ये मेन बेसिक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। अब बेटा न्यूलैंड ने जो है कितने एलिमेंट पे काम किया वो देखिए आप। तो न्यूलैंड ने सिर्फ है ना 20 एलिमेंट्स पे ही काम किया बस। तो आप देखिए तो न्यूलैंड ने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए।
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है बेटा, टोटल यहाँ कितने एलिमेंट आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8th एलिमेंट कौन है Li के बाद, आपको समझ में आ रहा होगा, Na है सोडियम। ठीक है, और सोडियम के बाद 8th एलिमेंट कौन सा है, पोटाशियम। तो उसने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम इन तीनों के बारे में ये बोला कि इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है। ठीक है बेटा, लिथियम का 8th एलिमेंट कौन है, सोडियम, और सोडियम का 8th एलिमेंट कौन है, पोटाशियम। और उसने कहा इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है। अब बेटा अगर आप इसको यहाँ कंपेयर करते हो ना, देखो ऊपर भी क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यही एक ग्रुप में थे, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। उसने तो ये कहा था कि एटॉमिक मास जो है भाई वो सेकंड वाला इस तरह से आया, लेकिन इसने ये कहा म्यूजिक नोट्स की तरह जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके 8th एलिमेंट से मैच करेगी। अब बेटा ऐसे आप देखो, बेरिलियम, बेरिलियम का 8th एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा, और फिर मैग्नीशियम का 8th एलिमेंट कौन होगा, कैल्शियम होगा। अब बेटा उस टाइम तक ना एटॉमिक नंबर की तो कहीं बात हुई नहीं थी, मतलब 18th सेंचुरी में जितने भी साइंटिस्ट ये काम कर रहे थे, जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो सभी सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास का कंसेप्ट लेके ही कर रहे थे। उन्होंने कहीं एटॉमिक नंबर के बारे में तो सोचा ही नहीं। मतलब ये कह सकते हो बेटा उस टाइम तक एटॉमिक नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं थी, सभी एटॉमिक मास के बेस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। ठीक है, तो अब तुम्हें याद क्या करना है इस टेबल में, ये याद करना है लिथियम का 8th एलिमेंट कौन है, सोडियम, सोडियम का 8th एलिमेंट पोटाशियम, बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कैल्शियम, कार्बन का 8th एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम, सॉरी बोरोन का एल्यूमिनियम, कार्बन का सिलिकॉन, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस, ऑक्सीजन का सल्फर, फ्लोरीन का क्लोरीन। अब बेटा आपने देखा उसके टाइम पे ना, जब ये टेबल आई थी ना इसकी न्यूलैंड की, तो उसके टाइम पे बेटा 56 के आसपास एलिमेंट डिस्कवर थे। जब न्यूलैंड का ये लॉ आया, इसकी थ्योरी आई थी, उस टाइम पे 56 के आसपास एलिमेंट डिस्कवर थे। और अगर आप यहाँ देखते हो तो इसने सारा ही कितने एलिमेंट पे काम किया, 7 एलिमेंट तो यहाँ है, 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, 16 एलिमेंट्स पे काम किया। मतलब ये भी उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स में ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाया, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे थे जिन्होंने इस लॉजिक को फॉलो किया, बेटा बाकी फिर ये तुक किसका नहीं लगा। तो इसकी कमी यही रहेगी कि इसका लास्ट एलिमेंट कैल्शियम था जो इसके इस लॉजिक को फॉलो कर रहा था। इसके बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आया जिसने इसकी इस ट्रिक को फॉलो किया। तो भी अगर इसकी भी ये ट्रिक पूरी अप्लाई नहीं हो पा रही है हर एक एलिमेंट पे, तो कमियां तो यहाँ भी रह गई है। तो अब इन कमियों को दूर करने के लिए कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट फ्यूचर में आया होगा, उसने कोई अपनी स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या रहेगी थी, द मेन ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज दैट द सिस्टम वर्कड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। इसने सिर्फ हल्के एलिमेंट्स पे काम किया अप टू कैल्शियम, और ये फेल हो गया इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट। ओके बेटा, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, शो मी योर थंब इंप्रेशन। बेटा एक बार सब बच्चे वीडियो ऑन करें, प्लीज ऑन योर वीडियो। एक बार बेटा सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। ओके, प्रियांशी, अलीशा, कोमल। बेटा इस चैप्टर के नोट्स, परिवेश, परिवेश बेटा पहली बार मैंने आपको क्लास में देखा, मैं कितनी बार फोन करती हूँ, फोन भी आपके पेरेंट्स उठाते ही नहीं है बेटा। क्षितिज भी कई दिनों में आया है, कल से आपकी अटेंडेंस पूरी रहेगी, आप देखना कल से सारे बच्चे आएंगे क्लास में। अभी +1 2 को लाइन पे लेके आए, कल से तुम्हारा नंबर है। चलिए देखिए अब आगे, पुष्पेंद्र बेटा डेली क्लास में आया करो। तो अब अगला लास्ट समझते हैं, लोथरमियर। ठीक है, अब बेटा लोथरमियर भी जो है ना 10th के सिलेबस में तो नहीं है, ये ना टेल्यूरिक हेलिक्स 10th के सिलेबस में है, ना लोथरमियर है, बट करना तो पड़ेगा। तो बेटा लोथरमियर अब हम यहाँ पे करेंगे एनटीएससी के लिए सिर्फ। तो जर्मन केमिस्ट था लोथरमियर, ये आया 1868 में, 1868 में। ठीक है, इट कम विद द आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज दैट ऑफ मेंडलीव इन रशिया।
अब बेटा अगला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, मेंडलीव का लॉ क्या है, पहले आप इसको समझें। इसने यूज किया, अब आपको बेटा ये बात यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, नोट्स बनाओ तब। ही यूज्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसने किसका यूज किया, इसने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया। लाइक एज इसने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वॉल्यूम, इन सब के बीच में रिलेशनशिप निकाली कि ऐसे कौन कौन एलिमेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एटॉमिक वॉल्यूम है, वो नियरली सेम सेम है। तो उसने उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया। तो आपसे क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि जो लोथरमियर आपका है, इसने एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे किया, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा इसने सिमिलरिटीज देखी अमंग द पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स, और ही हैड डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल बट दैट क्लोजली रिजेंबल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें इस पैरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, बस आप ये बात याद रखना, जो इसका बेसिक था वो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आपको सभी का बेसिक बस ध्यान रखना है। तो लोथरमियर के केस में बेसिक क्या था, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसमें मेन कहाँ है क्वेश्चन, एनटीएससी में कहाँ से बनता है वो आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लोथरमियर अरेंजमेंट से। इसने बेटा क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। अब बेटा आप सब लोगों ने ना ईसीजी वाले ग्राफ देखे होंगे, बेटा देखा है ना आपने, ईसीजी क्या होता है, जो बेटा हार्ट बीट आती रहती है मॉनिटर के ऊपर, आपने ये देखा होगा। तो ऐसे बेटा पीक सी बनी होती है बहुत ज्यादा, बेटा कभी तो पीक बिल्कुल नीचे आ जाती है, कभी एकदम से ऊपर उठ जाती है, बेटा कभी आपकी पीक बिल्कुल नैरो हो जाती है, तो कभी वो पीक बहुत ही ब्रॉड हो जाती है। तो आपने ऐसी पीक्स देखी है, बताइए, शो मी योर थंब इंप्रेशन, थोड़े से एक्टिव रहा करो बेटा। आपने ऐसी पीक देखी है ना, तो इसका जो ग्राफ था ना, उस ग्राफ में भी ऐसी ही पीक्स आई हुई थी। अब जो आपका टिप होगी वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पीक का। तो इसने क्या किया, देखो लोथरमियर ने ही प्लॉटेड ए ग्राफ। तो आपको ये बात याद करनी है कि लोथरमियर ने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। इसका बेटा ग्राफ किस किस के बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बेस पे था। और इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। बेटा जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है ना, वो बेटा या तो आपके, आप मान लो ऐसा है, कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जो सारे पीक पे ही आ रहे हैं, तो जो एलिमेंट पीक पे आए ना बिल्कुल उन सब की प्रॉपर्टीज मैच करी, कुछ बीच में आए उन सब की मैच कर रही है, कुछ नीचे रह गए उन सब की मैच कर रही है। तो उसने क्या देखा, ग्राफ में सेम जगह पर पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। तो आपको इसमें याद करनी है अब ये बात, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है। अब बेटा पूछोगे मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, बेटा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये आपको पता ही है, जो मेटल्स है ना उसी की हाई टेंडेंसी होती है क्या, टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ओके, कर लेंगे बेटा। तो अब आगे देखिए, इसके बाद आप ये तुम्हें याद करना है, पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल। अब बेटा मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी आगे एल्कली मेटल क्या होता है, वो कहाँ आई सारी, दे ऑक्यूपाई द पीक ऑन द कर्व। कर्व की सबसे ऊपर वाली टिप पे, पीक पे कौन से एलिमेंट आए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आए। फिर सेकंड पॉइंट आप याद करोगे, जो लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। जो एल्कली मेटल सर पीक पे आ गई, फिर जो आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, बेटा ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है। बेटा इस चैप्टर में सारी बातें आ जाएगी कि मैं आप पूछोगे मम्मी क्या मतलब है एल्कली मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो इन सब का मीनिंग ये है कि बेटा जो ये मेटल्स है वो सोल्यूबल बेस एल्कली की फॉर्मेशन भी करती है। तो जो आपके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, आपने कभी नाम तो सुना ही होगा, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं एल्कली मेटल्स, तो वो तो आपकी पीक ऑफ कर्व पे आए। उसके बाद जो आपके ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल,
जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब जो है इनकी पोजीशन थी डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। टॉप में हाइट पे पीक पे तो एलिमेंट था एल्कली मेटल, लेकिन डिसेंडिंग पोजीशन में कौन सा एलिमेंट था? एल्कलाइन अर्थ मेटल थे। और जो आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होगी? नॉन मेटल्स होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस नेगेटिव चार्ज आया, इसका मीनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आए असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। तो आपको सारा तो क्रैम करना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग रीड आउट करेंगे। बस आपको 3 बातें याद करनी है। ग्राफ किस किस के बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। फिर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स कहाँ थे? पीक ऑफ द कर्व पे थे। लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहाँ थी? डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व पे थी। और जो हेलोजन्स आपके थे दे आर प्रेजेंट एट द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। इतना आपको लाइन करना है लोथरमियर अरेंजमेंट में, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आगे आप देखिए नेक्स्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीव की टेबल आई ना उस टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, ठीक है बेटा। न्यूलैंड के टाइम पे 56 थे, ओके। और आप देखो 1865 में न्यूलैंड की टेबल आई थी, और ये बेटा उसके कुछ साल बाद ही आ गई थी, 1870 के आसपास ये टेबल भी आ गई थी आपकी। उस टाइम पे 63 एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए थे। तो इसका भी मेन क्या था? एटॉमिक वेट। आपने एक बात नोट की, हम 5th टाइप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन की, लेकिन अभी तक सभी एलिमेंट एटॉमिक मास का कंसेप्ट ही लेके चल रहे हैं। बस ये सब बेटा यहीं पे गलती कर रहे थे। अगर ये लोग भी एटॉमिक नंबर ले लेते ना तो बेटा शायद इनसे आगे फ्यूचर में और कोई थ्योरी नहीं आती। मतलब आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते, लेकिन इन सब ने कंसेप्ट किसका उठाया? एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास का कंसेप्ट उठाया। अगर ये एटॉमिक नंबर की बात करते तो इनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक होती, और जो ये लॉजिक फॉलो कर रहे थे ना वो लॉजिक भी सही में अप्लाई होता। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप ये कह सकते हो जो हमारे आज के टाइम की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने में मेंडलीव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेंडलीव के बेसिक को उठा के ही मॉडर्न टेबल बनी है। मतलब बेटा आप ये मान लो 70-80% तो एज इट इज उसने मेंडलीव की बातों को ही फॉलो किया है बेटा। बस मेंडलीव 2-3 गलतियां कर गया था, उन कमियों पे मॉडर्न टेबल ने काम किया, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या कमियां रह गई थी। अब ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव the properties of elements are a periodic function of their atomic mass। ये लाइन है, the properties of elements are periodic function of their atomic mass। ये बेटा सीबीएसई के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट सीबीएसई में आता है। डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट यही है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है they are the periodic function of their atomic mass, ठीक है। it is the Mendeleev periodic law। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, रेज योर हैंड, टाइम कम बचा है मैं इसको पूरा कर देती हूँ। मेंडलीव ने अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में एंड वर्टिकल कॉलम में। बेटा हॉरिजॉन्टल रो होती है पीरियड और वर्टिकल कॉलम होता है ग्रुप। तो इसने पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो पीरियड होगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप होगा। तो इसने एलिमेंट को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया एलिमेंट पीरियड्स और ग्रुप के अंदर, ठीक है। कंसेप्ट इसका भी क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब इसने बेटा काम कैसे किया, ठीक है। अब बेटा मेरी क्लास में 50 बच्चे तो मैंने 50 कार्ड ले लिए, ओके। क्षितिज कुछ कह रहा है, 1 मिनट बेटा। क्षितिज बोलो बेटा, म्यूट करो, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। मैम एक बार दोबारा बताना। क्या कौन सा? मैम दोबारा मेंडलीव। मेंडलीव बेटा, मेंडलीव देखो मैं मेंडलीव का लाइव समझा रही हूँ। इसका कंसेप्ट था एटॉमिक मास का, ठीक है। अब आगे सुनो आप, इसने क्या किया बेटा। मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैंने ना 50 कार्ड लिए, मैंने 50 पेज लिए, प्लेन पेज लिए, और मैंने उन पे आप लोगों की प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर दिया। भाई क्षितिज बच्चा है
इस गांव से आता है, इतने % मार्क्स ला रहा है, इसका मैथ का पोर्शन स्ट्रोंग है, इसे केमिस्ट्री में वीक है, यहाँ पे काम करवाना है। तो मैंने आपकी सारी